हेलो स्टूडेंट्स, आरडीएम इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में मैं उमेश मिश्रा आप लोगों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 के पोइट्री के पाठ 4 को पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जिसे थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया है। थॉमस ग्रे जो 1716 ईस्वी में पैदा हुए थे और एक दिन वह एक गांव के कब्रिस्तान में, जैसा कि इस पाठ से ही आप समझ सकते हैं, इस पाठ में ही दिया गया है, नाम ही इस पाठ का है कि एन एलिजी, एक शोक गीत, रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, रिटन लिखा गया, इन में एक कंट्री चर्चयार्ड, एक गांव के चर्चयार्ड मतलब कि कब्रिस्तान में। कंट्री का मतलब देश होता है, लेकिन देश से ही हम उसको गांव के तौर पर भी कंट्री का ही अंग्रेजी प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, शाम के समय लेखक थॉमस ग्रे जो कब्रिस्तान में बैठे हुए थे और वहां पर कब्रिस्तान में लोगों के जो कब्र थी, वहां बहुत ही साधारण लोग, जो गांव के एकदम अनजाने लोग, अनजाने का मतलब कि जो बहुत प्रसिद्ध नहीं थे, जो एकदम साधारण थे और वो उनसे दुनिया पूरी तरह से अनभिज्ञ थी, उनकी कब्रें वहां पर पड़ी हुई थी और शाम के समय लेखक उनको देखते हैं तो उनके मन में उन कब्र के प्रति, वहां गड़े हुए लोगों के प्रति एक भावना जागृत होती है, एक दुख की भावना जागृत होती है। उनके लिए उनके मन में एक प्रकार का विचार आता है, जिसको वो वहां पर बैठकर वहीं स्पष्ट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, एक कविता लिखते हैं, जिस कविता का नाम रखते हैं एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। तो इस पाठ पर हम चलते हैं, इस पाठ को समझते हैं। इस पाठ को पूरी तरह हिंदी में अच्छी तरह से इसकी व्याख्या मैं करने जा रहा हूं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए इस पूरे पाठ को समझने के लिए। तो कवि लिखते हैं कि द कर्फ्यू टॉल्स, द कर्फ्यू मतलब गिरजाघर की घंटी, टॉल्स बजती है, गिरजाघर की घंटी बजती है। द नेल घंटी की आवाज, ऑफ का के की जो सेट हो आप वही रख दीजिए, अधिकार व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। द नेल घंटी की आवाज ऑफ पार्टिंग डे, पार्टिंग डे मतलब दिन के विदाई की होती है, और गिरजाघर की घंटी बजती है और घंटी की आवाज दिन के विदाई की होती है। द लोविंग हर्ड, लोविंग रंभाते हुए, हर्ड पशु, रंभाते हुए पशु, विंड चल देते हैं, रंभाते हुए पशु, पशुओं का हर्ड एक समूह, विंड मतलब हवा, हवा का कार्य है बहना, बहने का मतलब चलना, चलने से यहाँ पर उसका संकेत है। तो रंभाते हुए पशुओं का समूह विंड चल देता है, स्लोली धीरे धीरे, ओवर पर दली चारागाह पर, और रंभाते हुए पशुओं का समूह चारागाह पर धीरे धीरे चल देता है। और द प्लाउमैन किसान होमवार्ड घर की ओर प्लॉट्स चल देता है, हिज अपने वियरी वे अपने थके हुए रास्ते पर, और किसान अपने घर की तरफ अपने थके हुए रास्ते पर चल देता है। शाम का समय है, गिरजाघर, जैसा कि आप जानते हैं गिरजाघर में हर घंटे पर एक बेल बजती है जो समय का ज्ञान देती है, समय के बारे में हमें बताती है। तो वही गिरजाघर की घंटी बजती है। अब जो घंटी की आवाज है वह घंटी की आवाज दिन के समाप्ति की है, और रंभाते हुए पशुओं का समूह चारागाह पर चल देता है, और किसान अपने थके हुए रास्ते पर घर की ओर चल देते हैं। एंड और लीव्स और छोड़ देता है द वर्ल्ड संसार, और वह संसार छोड़ देता है टू डार्कनेस अंधेरे को, एंड और टू मी और मुझे,
गिरजाघर की घंटी बजती है। घंटी की आवाज दिन के विदाई की होती है और रंभाते हुए पशु चारागाह पर अपने धीरे धीरे चल देते हैं और किसान अपने थके हुए रास्ते पर घर की ओर चल देता है। सब अपने अपने घर की तरफ चल देते हैं और वहां पर वह पूरा संसार मात्र वहां अंधेरे को और मुझे अर्थात थॉमस ग्रे को, कवि को, वहां पर अंधेरे को और मुझे यह संसार छोड़ देता है। बीनीथ नीचे दोज उन रगड़ खुरदरे इल्म्स आबनूस का पेड़ और उन खुरदरे आबनूस के पेड़ के नीचे दैट जो यू ट्रीज सदाबहार वृक्ष सेड छाया में है। उन खुरदरे आबनूस के पेड़ के नीचे जो सदाबहार वृक्ष की छाया में है और वेयर जहां हिव्स उठती है द टर्फ सूखी घास इन मेनी कई ए मोल्डरिंग झरते हुए हीप ढेर से, और जहां पर सूखी घास कई झरते हुए ढेर से उठती हैं, जहां पर सूखी घास कई झरते हुए मिट्टी के ढेर पर उठती हैं और इच पर प्रत्येक इन हिज नैरो इनमें हिज अपने नैरो सकरी सेल कोठरी में फॉर एवर हमेशा के लिए लाइड पड़े हुए हैं और प्रत्येक अपनी सकरी कोठरी में हमेशा हमेशा के लिए पड़े हुए हैं। द र्यूड फोर फादर्स, र्यूड का मतलब होता है असभ्य, लेकिन यहां पर हम कहेंगे गरीब, और द र्यूड फोर फादर्स गरीबों के पूर्वज ऑफ द हैमलेट गांव के स्लीप सोए हुए हैं और वहां पर गांव के गरीबों के असभ्यों के पूर्वज हमेशा हमेशा के लिए वहां पर सोए हुए हैं, अपनी सकरी कोठरी में हमेशा हमेशा के लिए पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं। अब उनकी स्थिति को लेखक इन 4 लाइन में बताते हैं कि द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस, द ब्रीजी कॉल मतलब ठंडी हवा ऑफ इंसेंस का सुगंध, ठंडी हवा का सुगंध, जो ठंडी हवा है, ठंडी हवा का सुगंध, और ब्रीदिंग मॉर्न और ताजी हवा, और ठंडी हवा का सुगंध और ताजी हवा। द स्वेलो ट्विटरिंग, स्वेलो अबाबील चिड़िया का ट्विटरिंग चहचहाना, फ्राम से द इस्ट्रा बिल्ट सेड, इस्ट्रा सूखे तिनके के से बिल्ट बने हुए, सेड घोंसले से, सेड आश्रय अर्थात घोंसला, और अबाबील चिड़िया का सूखे तिनके से चहचहान, तिनके के बने घोंसले से चहचहाना। द कॉक्स श्रिल क्लेरियन, द कॉक्स मुर्गे की श्रिल तेज क्लेरियन आवाज, और मुर्गे की तेज आवाज, आर अथवा द इकोइंग हार्न अथवा तुरही की आवाज, तुरही जो बजाया जाता है किसी वाद्य यंत्र में ही आता है वह भी, तो कहते हैं मुर्गे की तेज आवाज अथवा तुरही की आवाज, नो मोर कोई नहीं सैल राउज उठा पाएगा, दिन उन्हें फ्राम से डियर उनके लोली प्रिय बेड बिस्तर से। और अब जो उनकी स्थिति है, जो वहां कब्र में जो पड़े हुए हैं, उनके बारे में लेखक बताते हैं कि जो सुबह की ठंडी हवा का सुगंध, सुबह की ठंडी हवा का सुगंध और ताजी हवा, और अपने सूखे तिनकों के बने घोंसले से अबाबील चिड़िया का चहचहाना, या मुर्गे की तेज आवाज, या तुरही की आवाज, अब उन्हें कोई भी उनके प्रिय बिस्तर से उठा नहीं सकता, अब उन्हें कोई नहीं उठा सकता है। Let not ambition mock their useful toys. Let not ambition mock, ambition महत्वाकांक्षा,
नॉट एम्बिशन मोक उपहास न उड़ाएं, महत्वाकांक्षा उपहास न उड़ाएं, दियर उनके यूजफुल उपयोगी टॉयल, मतलब कठिन परिश्रम का, अर्थात महत्वाकांक्षी लोग उनके उपयोगी परिश्रम का उपहास न उड़ाएं, जो उपयोगी परिश्रम कर चुके हैं और वो मर गए हैं, यहाँ कब्र में दफनाए गए हैं, उनके बारे में कवि थॉमस ग्रे महोदय कहते हैं कि वे व्यक्ति जो महत्वाकांक्षी हैं, महत्वाकांक्षी व्यक्ति उनके उपयोगी परिश्रम का उपहास न उड़ाएं और दियर उनके होमिली साधारण ज्वाइज आनंदों का, उनके साधारण आनंदों का, एंड और डेस्टिनी ऑफ सिक्योर, और डेस्टिनी ऑफ सिक्योर अस्पष्ट भाग्य का, उनके साधारण उनकी प्रसन्नताएं और उनके अस्पष्ट भाग्य का और उनके उपयोगी कठिन परिश्रम का महत्वाकांक्षी लोग उपहास न उड़ाएं और नार न तो ग्रैंड्यूर शान से हियर सुने विथ से ए डिसडैनफुल स्माइल, ए डिसडैनफुल स्माइल, अर्थात एक घृणापूर्ण स्माइल मुस्कान के साथ, द शार्ट छोटी एंड और सिंपल साधारण एनाल्स इतिहास को ऑफ द पुअर गरीबों के, और न तो उनके छोटे और साधारण गरीबों के इतिहास को एक घृणापूर्ण मुस्कान के साथ शान से सुने। यहाँ लेखक कवि थॉमस ग्रे कहते हैं कि महत्वाकांक्षी लोग उनके उपयोगी परिश्रम का, उनकी साधारण प्रसन्नताओं का और उनकी अस्पष्ट भाग्य का उपहास न उड़ाएं और न ही शान से घृणापूर्ण मुस्कान के साथ गरीबों की छोटी और साधारण कहानी को, उनके छोटे और साधारण कहानी को अर्थात इतिहास को शान से उन्हें घृणापूर्ण मुस्कान के साथ न सुने। और द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, उच्च कुल में जन्म लेने की सेखी मारने वाले ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को उच्च कुल का होना बताते हैं कि वो बहुत बड़े कुल के हैं, बहुत बड़े कुलीन हैं, ऐसे व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेने की सेखी मारने वाले और द पंप ऑफ पावर, और द पंप बखान करने वाले ऑफ पावर शक्ति का, और अपनी शक्ति का बखान करने वाले, उच्च कुल में जन्म लेने की सेखी मारने वाले और अपनी शक्ति का बखान करने वाले, अवैक्स और एंड और ऑल दैट ब्यूटी, और ऑल संपूर्ण दैट वह ब्यूटी सुंदरता, एंड ऑल दैट वेल्थ, और वे सभी धन ईवर गिव हमेशा दिए गए, और हमेशा जो भी यहाँ दी गई सुंदरता है और या जो भी यहाँ दिया गया कितना भी अधिक धन है उन सभी का अवैर्स इंतजार करता है। ए लाइक एक समान द इनविटेबल आवर, अनिवार्य समय, जो अनिवार्य समय होता है, अनिवार्य जीवन में एकमात्र चीज है विद्यार्थियों और वह है मौत। उसके सिवा और कुछ भी अनिवार्य इस जीवन में नहीं है, कुछ भी कंफर्म नहीं है, कहीं भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, लेकिन मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसको होना ही है और वो अनिवार्य है, वो कंफर्म है, वो फिक्स है। तो यहाँ लेखक बताते हैं उच्च कुल में जन्म लेने वाले, अपनी शक्ति का बखान करने वाले और हमेशा हमेशा दिया गया प्रत्येक धन या प्रत्येक प्रकार की सुंदरता, इन सभी का एक समान जो मौत का समय होता है, अनिवार्य समय होता है, वह इन सभी का एक समान इंतजार करता है। और द पथ्स ऑफ ग्लोरी, और द पथ्स मार्ग ऑफ ग्लोरी, यश का, और यश का मार्ग लीड्स ले जाता है, बट केवल टू द ग्रेव, कब्र तक। यश का मार्ग केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ
कब्र तक लेकर जाता है। जो बट शब्द का प्रयोग हुआ है इसका मतलब लेकिन होता है, लेकिन ये तब होता है जब ये एक कंजंक्शन के तौर पर प्रयोग किया जाता है, जब यह दो वाक्यों को, शब्दों को, इनको जोड़ता है, जब वह एज ए कंजंक्शन होता है तब इसका मतलब होता है लेकिन जब यह वाक्य में कंजंक्शन शब्द के तौर पर न प्रयुक्त होकर किसी दूसरे वर्ड के तौर पर यह प्रयोग हो तो इसका मतलब होता है केवल, इसका अर्थ होता है केवल। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं आपको यह पाठ अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप इसको देखिए और लगातार चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।